हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं कमेश कुमार और आप लोगों को स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स की इस परिवार में। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में हमने पत्र लेखन पढ़ा था और पत्र लेखन तो भाई बवाल मचा दिया था। पत्र लेखन मैंने पढ़ाया और वो इतना वीडियो चला, इतने बच्चों के पास वो वीडियो पहुंचा कि सभी जो एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे लोग हैं सभी लोग ने कमेंट करके बोला कि सर हमें ये पत्र लेखन एकदम पूरी तरीक़े से समझ में आ गया है। तो भाई बहुत मज़ा आ गया था, पत्र लेखन हमने पढ़ाया और बच्चों को पढ़ के भी बहुत मज़ा आया, समझ रहे। तो और बच्चे लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा निबंध करा दीजिए, निबंध बहुत ज़रूरी है, 10 नंबर का पूछता है बुआ, समझ रहे ना। तो जिस तरह से पत्र लेखन चला था ना, मैं गारंटी कहता हूँ कि भाई जो निबंध जो इस बार देख लेगा ना, जो ये क्लास कर लेगा, जो अभी हम कराने वाले हैं निबंध जो 10 नंबर का पूछता है आपके एग्ज़ाम में, तो समझिए आपका 10 नंबर, समझिए 10 नंबर, ये एक दिन की क्लास में आप 10 नंबर जो है आप रिजर्व कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे एक एक साल पढ़ते हैं तो कहता है कि मेरा इतना नंबर से छूट गया, मेरा 2 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न छूट गया। कोई कहता है कि सर 1 नंबर और आता तो मैं पास हो जाता। भाई मैं 10 नंबर का करा रहा हूँ, समझ रहे ना, 10 नंबर का करा रहा हूँ, समझ रहे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं बुआ, 10 नंबर का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निबंध। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? निबंध देखने वाले हैं, ठीक है। आखिर निबंध है क्या? तो बुआ मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि मैं निबंध जो पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के लिए कई टॉपिक मैं उठा करके लाया हूं, जहां से आप समझ सकते हैं कि 99% गारंटी है कि आपका एक निबंध तो पूछेगा ही, समझ रहे हैं ना। जो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लेकर के आया है अभी, और अभी हम करवाएंगे, समझ रहे हैं, अभी हम करवाएंगे आपके लिए, समझ रहे हैं। तो निबंध में कुछ नहीं है, बस कुछ आपको मैं पॉइंट दे दूंगा और थोड़ा सा उसके बारे में आपको नॉलेज रखना है, और उसको निबंध लिखने का जो तरीका है ना वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। मैं जो भी निबंध सिखा दूंगा ना, फिर आप एक बार भूल नहीं पाइएगा और सोच लीजिए कि आपका 10 नंबर जो है वो आपका रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग निबंध की तरफ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि निबंध, देखिए निबंध जो आपके एग्जाम में जो पूछा गया है बुआ, हाई देखिए, हाई दिख रहा है आपको स्क्रीन बोर्ड पे, देखिए देख रहे हैं आपसे, क्या कितने नंबर का है? 10 नंबर का है, और ये आपको पूछा गया है, आपके एग्जाम का पेपर है ये, समझ रहे ना। ये भाई आपके एग्जाम का पेपर मैं दिखा रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, आपके एग्जाम का पेपर है ये। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 300 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। समझ रहे कितना शब्दों में लिखना है बुआ? 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। और मैं आपको, अगर किसी बच्चा को और नहीं आता है ना, जिसको आता है तो वो तो लिख के चला जाएगा, किंतु जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा भाई? तो उसके लिए भी हम ट्रिक बता देंगे, समझ रहे ना, क्या फंडा आपको अपनाना है वो भी अभी हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा निबंध के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, कौन सा पेन चलेगा इसके ऊपर। चलिए तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ। चलो मैं पीला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा मैं ब्लैक। चलिए तो भाई मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, चलिए अभी क्या पूछ रहा है आपसे, 250 से आपको 250 से 300 शब्दों में क्या लिखना है? निबंध लिखना है। अब जो निबंध है ना बउआ, इसमें देख रहे हैं आपसे क्या पूछ रहा है, पिछले बार जो 2024 में जो एग्जाम हुआ है क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि एक दे रखा है आपको मेरे प्रिय कवि। अब एगो है कवि के बारे में, अब आपको कौन सा कवि है जो ज़्यादा आपको प्यारा है, जो कभी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिख सकते हैं, जायसी के बारे में लिख सकते हैं, बहुत से कवि है, सूरदास के बारे में लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो हर लोगों को अपना अपना चॉइस होता है और अपनी अपनी पसंद होती है, समझ रहे ना। तो आपको जो कवि अच्छा लगता है उसके बारे में आप अच्छा से पढ़ाई कर लीजिए, और उसके जो जीवन, जो उसका जीवनी है वो आप याद रख लीजिए कि कौन कवि, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका रचना कौन कौन सा है, बचपन में उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही, शिक्षा व्यवस्था उसका कैसा है, समझ रहे ना, उसकी उपलब्धियां क्या क्या रही है, ठीक है। तो इस तरह का जो है जो मटेरियल है वो आप देख लीजिएगा कि किस कवि, कौन से कवि आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक पूछ रहा है आपको मेरे प्रिय कवि। अगर आपको मान लेते हैं कि भाई छोड़ो ना, प्रिय कवि हमको नहीं अच्छा लगता, हटाओ, मुझे कवि के बारे में नहीं मालूम है, ठीक है। तो आपका कहता है कि भ्रमण का महत्व, तो आप हो सकता है कि आप घुमंतु होंगे, समझ रहे ना। घुमंतु कहने का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में रहते होंगे, वो एसटी वाला नहीं, शेड्यूल ट्राइब नहीं, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। घुमंतु कहने का मतलब है कि आपको घूमने में ज़्यादा
ज़्यादा मज़ा आता होगा। समझ रहे ना। आप कहते कि भाई मैं आज नैनीताल घूमने जाऊंगा, मैं मम्मी पापा के साथ, मैं उत्तराखंड जाऊंगा, मैं देहरादून जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, लाल किला घूमूंगा, मैं ताजमहल घूमने जाऊंगा। समझ रहे ना। तो जिनको घूमने का बड़ा शौक है, समझ रहे, घूमने का ज़्यादा शौक है, तो आखिर घूमना का मतलब ये थोड़ी होता है कि समय बर्बादी। घूमने से बउआ बहुत बड़ी फायदा होती है। आपको भारत का भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र को जानने का मौका मिलता है। समझ रहे ना। आपको तरह तरह जगह पे घूमने से तरह तरह आपको वहाँ का जो माहौल है, जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वो आपको जानने का मौका मिलता है। जो वहाँ का राजनीति है, वो वहाँ का जानने का मौका मिलता है। समझ रहे ना। जो वहाँ का पर्यावरण है, वो आपको जानने का मौका मिलता है। समझ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने का मौका मिलता है। जैसे कि यदि हम लोग बिहार में हैं तो हम लोग क्या जानते हैं बुआ, कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो नवंबर से लेकर के और जनवरी फरवरी तक का जो महीना होता है, उसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है। उसके बाद मार्च के बाद जो हमारा मौसम शुरू हो जाता है, वो गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगस्त के महीना जो आता है, वहाँ से फिर बरसात की मौसम शुरू हो जाती है। तो ये हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं। तो आपको क्या लगता है भाई, आपको क्या लगता है कि पूरे भारत में ऐसा ही होता होगा? नहीं है, ऐसा नहीं होता है भाई। समझ रहे ना। आप तमिलनाडु में जाएंगे तो पूरे सब कुछ बदला हुआ है। तमिलनाडु में जाएंगे तो भाई वहाँ ठंड नाम की चीज़ ही नहीं है। समझ रहे हैं। आप एगो गंजी पहन लीजिए, आप पूरा सालों भर 12 महीने आप काट सकते हैं। समझ रहे। अब क्यों? उसका वजह क्या है? क्योंकि वो नीचे जो है बुआ, जो आपका मेडिटेरियन सी है, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ ठंड पड़ती ही नहीं है। तो घूमने से ये तो हमको फ़ायदा मिला, चूँकि हम गए थे चेन्नई गए थे, तो चेन्नई गए थे तो हमको ये तो देखने को मिला कि भाई यहाँ तो ठंड पड़ती ही नहीं है। उसके अलावा वहाँ कौन कौन सी खेती होती है, ये सब देखने का मौका मिलेगा आपको। समझ रहे हैं ना। किस तरह की वहाँ खेती होती है। तो तमिलनाडु में जाएंगे तो आपको नारियल की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है। तो घूमने से ये फ़ायदा मिलता है, वहाँ की चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, उस चीज़ को सीखने का मौका मिलता है। जो आप किताब में पढ़े होइएगा, उस चीज़ को आप वहाँ डायरेक्ट देखने का मौका मिलेगा। समझ रहे हैं ना। उस चीज़ को आप डायरेक्ट वहाँ देख सकते हैं। समझ रहे हैं। तो वही पूछ रहा है आपको भ्रमण का महत्व। तो भ्रमण का आप क्या क्या महत्व है, तो यदि आप भ्रमण करते होइएगा तो उसका आपको ज्ञान होगा। जंगल, देखिए गौ में आपसे क्या पूछ रहा है बुआ, जंगल के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जंगल के बारे में। अब जंगल क्या है? जंगल क्या है? तो जंगल जानते हैं आप लोग कि जंगल जो है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य चीज़ है। समझ रहे हैं ना। प्रकृति का एक अंग है, जहाँ बहुत सारे जीव जंतु वहाँ रहता है, कई तरह के पेड़ पौधे रहते हैं। तो अभी जंगल पर हम लोग चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं ना। जंगल पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जंगल के बारे में दे रखा है, भारतीय पर्व के बारे में दे रखा है। भारतीय पर्व में क्या क्या आता है? हमारा होली आता है, दीपावली आता है, कोई भी ऐसा पर्व ले लीजिए, उसके ऊपर जो है हमें लिखना है, उसका थोड़ा सा ज्ञान रखना है। ज्ञान तो है कि चलो होली है, होली में होलिका दहन होता है, होलिका दहन क्यों होता है ये सब आप लोग जानते हैं। फिर उसका होलिका दहन के सुबह होकर हम लोग क्या करते हैं, वो जो खुशियाँ मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये सभी आपको ज्ञान है। लेकिन लिखना कैसे, एक सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखना है, वो होता है मैं इंपॉर्टेंट थिंग, वही होता है। समझ रहे हैं ना। जिसकी वजह से हमें नंबर मिलता है। आपको भी वही ज्ञान है। होलिका के बारे में, होलिका दहन के बारे में आपको भी ज्ञान है। होलिका दहन के बारे में बिहार के जितने बच्चे होंगे ना, सबको ज्ञान होगा। लेकिन सबका नंबर में जो फर्क होता है, 10 नंबर में किसी को 5 नंबर मिलता है, 10 नंबर में किसी को 8 नंबर मिलता है, किसी को 10 में 10 मिलता है। आखिर ये कैसे? तो ये होता है लिखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, महंगाई के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। इसमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। समझ रहे हैं। अब लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम लिखने मान लेते हैं कि जंगल के बारे में लिखते हैं, तो जंगल के बारे में हम लोग देखेंगे कि पहले जंगल की भूमिका क्या है। जंगल की भूमिका क्या है हमारे जीवन में, क्या भूमिका है जंगल की। फिर उसका देखेंगे जंगल का महत्व क्या है। ठीक है। फिर महत्व लिखेंगे जंगल का, उसके बाद उसमें उसके अंदर में महत्व लिखेंगे। फिर जंगल से हमें क्या क्या लाभ होती है, फिर उस चीज़ को लिखेंगे। जंगलों के अंदर उन कटाई से हानि क्या है। अभी जो मतलब जो लोग आंख मूंद करके जंगलों का जो सफाइया कर रहा है, आखिर उससे प्रकृति पर क्या असर पड़ता है, हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, वो देखना है। फिर उसका अंत में हमें निष्कर्ष देना होता है कि ओवरऑल अब क्या किया जाए। अब आपने तो जंगल का भूमिका बता दिया, उससे हमें क्या लाभ होता है वो भी बता दिया। अभी जंगल लाभ भी होता है, उसके बाद जंगल की कटाई भी हो रहा है, मतलब नुकसान।
वो भी आपने बता दिया, समझ रहे ना। तो आखिर अंत में करे क्या, तो वो हम लिखेंगे किस में, निष्कर्ष में। अंत में करे क्या, तो वो किस में लिखते हैं हम लोग, निष्कर्ष में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं। चलिए ये देखिए बुआ, ये आपको दिख रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने लाया आपके लिए। ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है, क्योंकि इसमें से जो है आप 100% लिख लीजिए कि 1 से 2 जो है यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, समझ रहे ना। जिसमें आपको क्या है, यदि आपको शौक है, यदि आपको शौक है तो आप क्या करेंगे बुआ, आप किसी नेता के बारे में जानकारी ले लीजिए। किसके बारे में, किसी नेता के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप क्या कीजिए, आपको यदि नेता के बारे में पढ़ना है तो आप नेता के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको अगर प्रकृति के बारे में पढ़ना है तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ लीजिए। यदि आपको चुनावी प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है तो चुनावी प्रक्रिया के, अगर राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं चुनावी प्रक्रिया के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, छात्र जीवन तो आप लोग जानते ही, ये तो कॉमन है सबके लिए। ठीक है, क्योंकि आप छात्र जीवन में भी हैं, आपके जीवन किस तरह से चल रहा है, छात्र जीवन में कैसा संघर्ष होता है, कैसा आपकी ज़िंदगी होती है, कैसा आपका दिनचर्या होता है, सब कुछ आप जानते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को तो आप अनुभव किए हैं, तो आपके लिए तो लिखना सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप छात्र जीवन के बारे में देख सकते हैं, बसंत ऋतु के बारे में पढ़ सकते हैं जो अभी मार्च के महीने में भी आने वाली है, समझ रहे ना। और उसके बाद है मेरे प्रिय कवि, और एक है आपका क्या, जंगल। एक क्या है वो आपका, जंगल। जंगल पिछले बार भी पूछा था। ठीक है, जंगल। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आप तैयारी कर सकते हैं, और यहाँ से लिख लीजिए कि आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नारी सशक्तिकरण। पहले जो है महिलाओं की उतनी ज़्यादा अधिकार नहीं थी, महिलाओं को जो है घर में दबा करके रखा जाता था। तो अब महिलाओं को समाज में बराबर का अधिकार दिलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, जो नारी सशक्तिकरण का जो कदम उठाया, तो उसके बारे में आप अगर जानते हैं तो वो लिख सकते हैं। बेरोजगारी, भारत में काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है, अभी काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पे है कि पढ़े लिखे लोग भी रोड पर अभी घूम रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो बेरोजगारी, और बेरोजगारी से जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कह नहीं सकते, ऐसी चीज़ें निकल करके आती है हमारे समाज में, हमारे देश में बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी के वजह से भ्रष्टाचार, छीन छोड़ी, मार काट, दंगा फसाद, ये बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो उत्पन्न लेती है। किसके वजह से, बेरोजगारी के वजह से, समझ रहे हैं। तो उसमें हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, उसके बाद है महंगाई। महंगाई देखिए मैंने टॉपिक बना के लाया था, और महंगाई और जंगल के बारे में ये 2 पिछले बार ही पूछ रखा है। ठीक है, उसके बाद भ्रष्टाचार। अब बेरोजगारी या भ्रष्टाचार दोनों, आप जब भ्रष्टाचार लिखेंगे तो बेरोजगारी भी लिख सकते हैं, और बेरोजगारी लिखेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार का भी जिक्र कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे, अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम बताएंगे। उसके बाद है समय का क्या महत्व होता है और उसका सदुपयोग कैसे होगा, समझ रहे हैं ना। उसके बाद है आपका शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व, शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है बउआ, समझ रहे हैं ना। शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है वो तो जानते ही आप, तो आप वो लिख सकते हैं। और एक है आपका प्राकृतिक आपदा, या बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, इसके ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं 250 से 300 शब्दों में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यदि बात करें तो ये हमारा हो गया इधर वाला जो है, तो इसमें एक ले लीजिए आप नारी सशक्तिकरण। अगर ये इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। ठीक है, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, यहाँ से आने की संभावना है ही है। ठीक है, और थोड़ा सा नारी सशक्तिकरण को जो है इसको भी आप वीवीआई में ही रख सकते हैं, ये भी आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और एक है हमारा हो गया भ्रष्टाचार, ये भी काफ़ी हमारा वीवीआई है। तो इतना टॉपिक है, इसकी तैयारी कर लीजिए, आपका 10 नंबर पक्का है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसको लिखे कैसे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक है बुआ, चलिए जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक हमारा जो है, ये हमारा देख रहे हैं, ये है मेरे प्रिय कवि।
मेरे प्रिय कवि। ठीक है, अब इसके बारे में मान लेते हैं कि हमें लिखना है निबंध। क्या लिखना है हमें? निबंध लिखना है। किसके ऊपर? मेरे प्रिय कवि के ऊपर। तो अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है, सबसे बड़ी सवाल तो ये उठती है कि आखिर लिखे कैसे? हमें जानकारी तो है, लेकिन हम शुरुआत कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, उसका एंडिंग कैसे करें? समझ रहे ना? तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है, और जिसको ये चीज़ मालूम हो गया उसके लिए 10 नंबर तो बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी चीज़ पर अभी देख लेते हैं कि आखिर लिखे कैसे। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वो स्क्रीन बोर्ड पे, आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब जब हमें लिखना है तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे, कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बुआ? कुछ चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग चलिए वो चीज़ देख लेते हैं। हालांकि हम लोग उस चीज़ को देखेंगे भी, चलिए वहाँ लिखा हुआ है। चलिए एक बार थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, यदि हमें लिखना है हमें अपने प्रिय कवि के बारे में, किसके बारे में लिखना है? प्रिय कवि के बारे में। तो ये हमारा हो गया बिहार बोर्ड की कॉपी। अब मान लेते हैं कि हमें ये कॉपी मिल गया और आपको भाई 10 नंबर लाना है, और एकदम सर में एकदम टेंशन भरा हुआ है भाई। आंसर तो आता है पर कैसे कैसे लिखे, आंसर तो दिमाग में है लेकिन कहाँ से शुरुआत करें पता ही नहीं है। समझ रहे? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जब आपको लिखना, जैसे कि मान लेते हैं मेरे प्रिय कवि के बारे में लिखना है, तो उसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला काम, कुछ 5 चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। कितनी चीज़ों पे बुआ? लगभग 5 चीज़ों पे ध्यान देंगे। 5 चीज़ों पे ही ध्यान देना है। तो पहला हम लोग लिख लेंगे शीर्षक। तो शीर्षक में हम लोग क्या लिख लेंगे? मेरे प्रिय कवि। क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं मेरे प्रिय कवि। चलिए आप सोचिए कि आपके जगह मैं हूं और हम जो है कॉपी लिख रहे हैं, आपका बिहार बोर्ड का कॉपी लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं और मेरे जगह आप होते तो कैसे लिखते? आपकी जगह मैं होता तो मैं कैसे लिखता? ठीक है, तो मैं चूंकि एक पूरी प्रोफेशनल तरीका से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, सिस्टमैटिक तरीका से बता रहा हूँ, तो आप इसको सीख लीजिए कि कैसे लिखना है। तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? शीर्षक। तो शीर्षक में क्या लिखेंगे? मेरे प्रिय कवि। क्या लिखेंगे? मेरे प्रिय कवि। जरूरी नहीं है कि मेरे प्रिय कवि ही लिखो, है ये लिखना जरूरी है क्या? आपको जो मन है, जिस टॉपिक पे लिखना है, भारतीय त्योहार पे लिखना है तो लिख देंगे भारतीय त्योहार। समझ रहे ना? आपको लिखना है आपको जंगल के, तो शीर्षक में लिख देंगे जंगल। आपको लिखना है पर्यावरण संरक्षण पे, तो यहाँ पे इसको हटा के लिख देंगे पर्यावरण संरक्षण। समझ रहे हैं? आपको लिखना है भारतीय राजनीति, तो लिख देंगे भारतीय राजनीति। जो आपको एग्जाम में पूछेगा, समझ रहे हैं ना? जैसे कि यहाँ देखिए, हाई देखिए, अब जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें से लिखना है मेरे प्रिय कवि, तो ये हमारा क्या हो गया? शीर्षक हो गया। जैसे लिखना है जंगल, तो ये हमारा शीर्षक हो गया। भारतीय पर्व, ये हमारा शीर्षक हो गया। महंगाई के ऊपर में पूछ रहा है, तो महंगाई के बारे में अगर आपको लिखना है तो शीर्षक में लिख देंगे महंगाई, और उसके बाद महंगाई में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या किस पे लिख रहे हैं? प्रिय कवि पे। किस पे लिख रहे हैं बुआ? मेरे प्रिय कवि पे लिखने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमने लिख दिया मेरे प्रिय कवि। अब ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे भूमि का परिचय पूछ रहा है। अब हम लोग के दूसरा स्टेप क्या है? ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। अब दूसरा स्टेप में हम क्या कहाँ बढ़ेंगे? परिचय की तरफ। अब जैसे कि मान लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ी मुझे जानकारी है। आपको हो सकता है कि मोहम्मद जायसी के बारे में जानकारी हो सकता है आपको सूरदास के बारे में जानकारी हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप परिचय में लिखेंगे कि, परिचय में क्या लिखेंगे? मेरे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर है। क्या लिखेंगे? मेरे प्रिय कवि रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, ये परिचय लिख रहे हैं। दिनकर है, जिनका जन्म, अब यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से जिनका जन्म
जिनका जन्म सिमरिया में 1908 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये एक परिचय दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर बचपन में क्या क्या किए, कहाँ पढ़ाई करने के लिए गए, क्या क्या कांड किया, समझ रहे ना, बचपन में जो लोग करते हैं तो उसकी बाल्यावस्था के बारे में लिख सकते हैं, उसकी जीवनी। उसके बाद उनका राजनीति में योगदान है या नहीं है, समझ रहे ना, तो उस चीज़ को राजनीति में लिख देंगे। और फिर उसकी देश के हित में उसकी क्या महत्ता रही है वो हम लोग यहाँ लिख देंगे। जैसे कि हम लोग थोड़ा सा एक पूरे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। यहाँ देखिए, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब ये है मेरे प्रिय नेता। अब हमने क्या लिखा प्रिय नेता में, वहाँ प्रिय कवि था, हमने यहाँ प्रिय नेता ले लिया। अब प्रिय नेता में आपको कोई हो सकता है, महात्मा गांधी हो सकते हैं, हो सकता है सुभाष चंद्र बोस जी हो सकते हैं, हो सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो सकता है आपको अटल बिहारी वाजपेयी हो सकता है, लाल बहादुर शास्त्री हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी प्रिय नेता हो सकता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर अगर लिख दें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, हम मान लेते हैं कि मैंने लिखा मेरे प्रिय नेता, ये हो गया हमारा शीर्षक। अब उसके बारे में हम लिख रहे हैं वो भूमिका या परिचय पहले लिख लेते हैं। तो पहला नंबर में हम लोग क्या लिख दिए, परिचय। पहला नंबर में हमने लिखा परिचय। ठीक है, अब परिचय में हमने क्या लिखा, मेरे सबसे प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि वे संसार की उन महान विभूतियों में से एक है जिनकी मानवता की अस्थाई देन है। मैं उनका परिचय दे रहा हूं। एक समय ऐसा भी आता है जब आकाश सहसा काले बादलों से आच्छादन हो जाता है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ने लगता है, न कोई राह सूझती है, न कहीं कोई ठिकाना दिखता है। निराशा की एक ऐसी घड़ी में सहसा एक प्रकाश किरण हमें यह राह दिखाती है। नेहरू के निधन की संकट पत्र की घड़ी में बिजली की भांति कौंध कर जिन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन किया था, वे थे महान नेता लाल बहादुर शास्त्री। समझ रहे ना, ये हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थोड़ी सी परिचय दिया, उनकी महानता को बताते हुए। क्यों? अब ये मैं इसलिए बताया क्योंकि एक समय था जब देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब निधन हो गया था, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे बउआ, तो अब देश को संभालने के लिए कोई दिख नहीं रहा था। समझ रहे हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जब निधन हुआ था तो बीच में कार्यकारी प्रधानमंत्री आया था, देश जो है वो एकदम देश की स्थिति चरमरा गई थी, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं दिख रहा था उस समय। उस स्थिति में जब देश आज़ादी हुआ था, जब चलना ही सीखा था, उस परिस्थिति में एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो देश को अच्छे तरीक़ा से चला सके। और उस परिस्थिति में पाकिस्तान भी आक्रमण कर दिया देश पर। अब इस स्थिति में समझिए कि अभी तो मान लेते तरह तरह के नेता है, कोई कुछ है नहीं, देश को चला रहा है। अरे भाई, चलाना तो वो होता है जब लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय होती है और चारों तरफ से समस्या घिरी होती है, और उस समय से उठा करके और जो बुनियाद पर जो काफ़ी ज़्यादा मजबूताई की तरफ ले जाए, वो ना हीरो हुआ जी। हीरो का मतलब क्या, जो बुरे परिस्थिति में भी चलते रहे, डट कर खड़ा हो, बुरे परिस्थिति से निकल करके एक अच्छी मुकाम तक चला जाए, उसको ना हीरो कहते हैं जी, हैं। तो कुछ इसी तरह की समस्या थी उस समय जब पाकिस्तान जो है भारत पर आक्रमण कर दिया था 1965 के आसपास, और देश के चारों तरफ, भारत के चारों तरफ पूरे समस्या ही समस्या थी, और संजोग से प्रधानमंत्री नेहरू जी का निधन हो गया था। उस परिस्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी आए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उस युद्ध को जीता भी, और फिर भी देश को एक बहुत बड़ी समस्या से बचाया। समझ रहे, तो हम उस चीज़ को जिक्र किया यहाँ पे, समझ रहे ना, कि कुछ दिख नहीं रहा था, पूरे अंधकार का बादल छाया हुआ था, उस स्थिति में आया लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये हमने उनका परिचय दिया। ठीक है, अब उनकी हम क्या लिख रहे हैं आगे, उनकी बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था, बचपन में वो कैसा हरकत करते थे, समझ रहे ना, कहाँ उन्होंने पढ़ाई किया, ठीक है, उनका करैक्टर कैसा था। तो हम लोग बचपन के बारे में देख लेते हैं, बचपन की उसकी ज़िंदगी कैसा रहा।
किस संघर्ष से उन्होंने आगे बढ़ा, तो हम लोग देख लेते हैं। कहता है बालक लाल बहादुर का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के निकट मुगल सराय नामक स्थान में एक अति साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद, क्या नाम था, शारदा प्रसाद जी एक साधारण शिक्षक थे, ठीक है ना, क्या थे बुआ, शिक्षक थे। 1.5 वर्ष की अबोध आयु में ही उनके ऊपर से पिता की स्नेह वत्सल छाया हट गई। मतलब जब लाल बहादुर शास्त्री 1.5 वर्ष के ही थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया, शारदा प्रसाद जी का। इसके पश्चात तो उनकी धर्म परायण माता जी श्रीमती राम दुलारी देवी, उनकी माता जी का नाम हुआ राम दुलारी देवी का स्नेह सहिल नवजात बिखरे को सींचता रहा। अब उनकी जो पालन पोषण है वो कौन करती थी, उनकी माता राम दुलारी देवी जी। ये हमने उनके बचपन के बारे में बताया। ये मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं, किस तरह से आप लिख सकते हैं कि ऊपर में कवि के परिचय दे सकते हैं, फिर उसके बाद बचपन में उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी आप वो थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद है थोड़ा सा राजनीति। अब वो राजनीति में किस तरह से अपना योगदान दिया है थोड़ा सा उसको देख लेंगे तीसरा नंबर पे, ठीक है, तीसरा नंबर पे। उसके बाद है आपका उनकी महत्ता, देश में उनकी क्या महत्ता है, उनके न रहने से क्या फर्क पड़ा, ठीक है, तो हम लोग वो लिख देंगे चौथे में, ठीक है। ये हो गया, समझ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आपको मेरे प्रिय कवि के बारे में या मेरे प्रिय नेता के बारे में नहीं लिखना है, आपको मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय नेता के बारे में नहीं लिखना, आपको लिखना है किसी और टॉपिक पे। जैसे मान लेते हैं आपको लिखना है कि किसी और टॉपिक पे, जैसे मान लेते हैं कि आपको लिखना है जंगल पे, क्या लिखना है बुआ, जंगल के बारे में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया ब्लैंक पेज, ये हमारा हो गया ब्लैंक पेज, ठीक है, ब्लैंक पेज हो गया, तो हम इसको हटा देते हैं, हाँ लीजिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ब्लैंक पेज में क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग बदल देंगे, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे है तो थोड़ा सा एक चीज़ तो आपको रहेगा ही रहेगा, ये भूमिका या परिचय तो रहेगा ही, शीर्षक रहेगा ही, ये बाल्यावस्था हट जाएगा, ठीक है। और इसके जगह पे आपको आ जाएगा इसका लाभ, क्या आ जाएगा बुआ, इसका लाभ, ठीक है, लाभ हो सकता है वहाँ पे। उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद जंगल का लाभ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अंत में जो है ये हटा करके आप इसके जगह पे लिख सकते हैं निष्कर्ष, क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष। चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं। पहला नंबर में आप क्या लिखेंगे, शीर्षक, उसका बाद लिखेंगे परिचय, परिचय के बाद क्या लिखेंगे आप, लाभ, फिर तो वही बात हो गई। ये कैसे होगा, ऐसा करते हैं, चलो ठीक है हटाओ, यहाँ पे लिख देंगे आप लाभ, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे निष्कर्ष, फिर तो वही बात मैंने बोल दिया, ये निष्कर्ष। अब मान लेते हैं कि आपको लिखना है किसके, जंगल के ऊपर में, तो हम क्या लिखेंगे, जंगल, क्या लिखेंगे, एक टॉपिक शीर्षक लिख देंगे जंगल, ठीक है, लिख दिया हमने। अब जंगल की भूमिका या परिचय के बारे में पहले लिखेंगे कि आखिर जंगल की क्या भूमिका होती है, हम इंसानों की ज़िंदगी में या इस धरती पर जंगल की क्या भूमिका होती है। तो जंगल के बारे में थोड़ा सा, जंगल के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जंगल के वजह से ही हम सजीव प्राणी जीवित है, समझ रहे ना, क्योंकि जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करता है कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। उसके बाद वर्षा कराने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। उस वर्षा के वजह से क्या होता है कि धरातल पर तरह तरह के पेड़ पौधे निकलते हैं, खेती बाड़ी होती है, जिसकी वजह से जीव जंतु या फिर जो हम मानव है वो जीवित रह पाते हैं, ठीक है। यदि जंगल नहीं होता तो धरती पर तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता, उस तापमान के बढ़ जाने के वजह से धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता, जिसके वजह से पूरे धरती पर गर्मी ही गर्मी पड़ती, समझ रहे हैं। और जो जीव प्राणी, जो सजीव प्राणी है, उसका जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था, ठीक है। उसके अलावा जंगल नहीं होता तो क्या होता, वर्षा नहीं हो पाता। अब देखते हैं हम इसकी, पहले हम लोग लिखेंगे भूमिका। तो भूमिका में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जंगल
प्रकृति के द्वारा, प्रकृति का एक बहुमूल्य अंग है, प्रकृति का एक सुंदर और बहुमूल्य अंग है, सुंदर और बहुमूल्य अंग है, बहुमूल्य अंग है। ठीक है, ये हम क्या लिख रहे हैं, भूमिका में लिख रहे हैं, क्योंकि जंगल के वजह से हमें क्या नुकसान हो सकती है, आखिर उसकी क्या भूमिका है, तो हम वो लिख रहे हैं, बहुमूल्य अंग है। जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो तापमान को संतुलित करता है, तापमान को संतुलित करता है और वर्षा कराने में मददगार होता है, वर्षा कराने में मददगार होता है। ठीक है, मददगार साबित होता है। ये तो हो गया, और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, ये तो इतना ही है, समझ रहे ना, साबित होता है, ये तो इतना ही है, समझ रहे ना। ये तो मैं जगह नहीं है, इसकी वजह से मैं बस एक समझा रहा हूँ कि इस तरह की आप भूमिका में लिख सकते हैं। अब उसके बाद लाभ, जंगल से क्या क्या लाभ होता है, तो लाभ में आप लिखेंगे जंगल से तरह तरह के लाभ होते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे जंगल से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। ठीक है, लाभ होता है। अब क्या क्या लाभ होता है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट बना के लिख सकते हैं लाभ में। ठीक है, लाभ में क्या लिख सकते हैं, जैसे जंगल से हमें ईंधन के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पॉइंट में लिख सकते हैं जंगल से ईंधन के लिए लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी की आपूर्ति होती है, लकड़ी की आपूर्ति होती है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट बना के और क्या लिख सकते हैं, पॉइंट बना के और क्या लिख सकते हैं बुआ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पॉइंट बना के और क्या लिख सकते हैं, जंगल से इमारत के लिए लकड़ी की आपूर्ति होती है, जंगल से इमारत के लिए लकड़ी की आपूर्ति होती है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं जंगल हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जंगल हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं आप कि जंगल जो है, जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधा होता है और वो पेड़ पौधा मिट्टी अपरदन से बचाता है, मिट्टी को कटने से बचाता है, समझ रहे ना। ये हमारी लाभ है, जो जंगल से हमें फ़ायदा होता है, तरह तरह के फ़ायदा होता है। जंगल में अनेकों प्रकार के औषधि पेड़ होते हैं जो मनुष्यों को बीमारी से बचाता है, समझ रहे। तो ये लाभ हो गया। उसके बाद जो है आप अंत में ये भी लिख सकते हैं कि आजकल जंगल की काफ़ी ज़्यादा कटाई हो रही है, जो समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है,
और उसके बाद अंत में क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा निष्कर्ष लिख देंगे कि हमें जंगल से मतलब हमें सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे समाज को, पूरे देश की जनता को जंगल की रक्षा करनी चाहिए। ये जो है निष्कर्ष में अंत में लिख देंगे कि आपकी क्या विचार है जंगल के ऊपर में। ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष हो जाता है। समझ रहे बुआ? तो ये एक तरीका होता है, निबंध लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, जो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, इसमें जैसे यहाँ से भी सीख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से भी सीख सकते हैं। किस तरह से हमने बताया, पहले परिचय देना है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था जीवन के बारे में बता देना है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ा उसके जीवन, वैसे वैसे उसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, तो आप यदि चाहोगे ना बउआ, तो आप इसमें से किसी एक के ऊपर बेहतर तरीका से निबंध यदि आप लिखते हो, सिर्फ आपको तरीका मालूम हो जाए, समझ रहे? तो पहले आपको क्या लिखना है, कुछ नहीं ज़्यादा, पहले लिखना है आपको शीर्षक। क्या लिखना है बुआ? पहले आपको लिखना है शीर्षक लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है बुआ? तो निबंध लिखने के लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे आप। तो आप किन चीज़ों पर ध्यान देंगे? निबंध कैसे लिखें, कैसे? ठीक है, तो आप पहला में क्या लिखेंगे? शीर्षक। पहला में क्या लिखेंगे? शीर्षक। दूसरा में क्या लिखेंगे? परिचय। ठीक है, या भूमिका। ठीक है बुआ, उसके बाद क्या लिखेंगे? तीसरा में आप लिखेंगे लाभ या हानि। चौथा में क्या लिखेंगे आप? अंत में उपसंहार या निष्कर्ष। ये लिखते हुए और आप निबंध को एंड कर देंगे, निष्कर्ष। मात्र इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निबंध लिखने के लिए इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या है, थोड़ी सी ज्ञान की ज़रूरत है, थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे? इसका आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, आप इसका तैयारी कर लेंगे। आप प्रिय नेता के बारे में पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण के बारे में यदि आप जानते हैं, पर्यावरण का संरक्षण हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप पर्यावरण कितनी आवश्यक है हमारे लिए ही नहीं, आने वाले पीढ़ी के लिए ही नहीं, पूरे धरती के लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक है। तो यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपसे बेहतर निबंध कोई नहीं लिख पाएगा। चुनावी प्रक्रिया क्या होता है? छात्र जीवन, वसंत ऋतु, मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय लेखक, नारी सशक्तिकरण। ठीक है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, समय का महत्व, शिक्षा का महत्व, प्राकृतिक आपदा। यदि इनके बारे में आप पढ़ लेते हैं तो इतना बात तय है कि आपका 10 नंबर कोई नहीं काटेगा, 10 नंबर कोई नहीं काटेगा वो। ठीक है, ये मैं लिख के दे देता हूँ, समझ रहे ना? जैसे एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे कि मान लेता हूं कि अगर आपको आ जाता है आतंकवाद, क्या दे देता है? आतंकवाद के ऊपर आपको निबंध लिखना है। ठीक है ना बुआ? किस चीज़ के ऊपर? आतंकवाद के ऊपर। अब मान लेते आतंकवाद के ऊपर, तो आप आतंकवाद में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप शीर्षक में आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आतंकवाद के बारे में थोड़ा परिचय दीजिएगा कि आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपनी लक्ष्य की पूर्ति के लिए, जो अपनी राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए, जो अपनी धार्मिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी निर्दोष प्राणी के ऊपर अत्याचार करता है या किसी निर्दोष प्राणी का जान लेता है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो सिर्फ अपनी समाज को ही नहीं, किसी देश को ही नहीं, आसपास के सभी मुल्कों को ये हानि पहुंचाता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप? आतंकवाद
आतंकवाद के पनपने का कारण, ठीक है। अब उस कारण में लिख देंगे कि आतंकवाद क्यों बनता है, लोग वो लिख देंगे। फिर लिख देंगे आतंकवाद में लिख देंगे हानि, कि आतंकवाद से क्या नुकसान है, हानि लिख दीजिए, नुकसान क्या नुकसान है, ठीक है। आतंकवाद को रोकने का उपाय क्या है, ये आप लिख देंगे। और अंत में निष्कर्ष लिख देंगे कि आपका सुझाव क्या है आतंकवाद के ऊपर, ठीक है बुआ। तो ये आपका एक निबंध हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा निष्कर्ष, ठीक है। ये निबंध आपको समझ में आ गया होगा बुआ, ठीक है। तो अगर कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्लास को अब यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो क्लास को हम लोग बुआ यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।